नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन कुमार प्रारंभ एकेडमी के इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं पीआईक्यू सीरीज के तहत मैं 68 बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा, जिसके तहत स्टैटिक और स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स का जो भी क्वेश्चन होगा उसको नए पैटर्न, नए आयाम के साथ डिस्कस करूँगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेट बी है, बीपीएससी का ऑफिशियल जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से ये सेट बी है। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बायोलॉजी से है और बायोलॉजी के तहत है कि कंकाल का वे हिस्सा, यानी हड्डी का, मतलब जो मानव शरीर का जो पूरा कंकाल है उसका वो हिस्सा जो हड्डी की तरह सख्त नहीं होता है, जो मोड़े जा सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, बॉडी होते हैं जिसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं। तो कहता है कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग जो है सो कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज का मतलब होता है हिंदी, यदि इसका क्या जाए कार्टिलेज इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी कहते हैं उपास्थि। उपास्थि मतलब जो हड्डी की तरह कठोर नहीं रहे, मांसपेशी जिसको हम लोग अस्थि का थोड़ा सा, हड्डी का थोड़ा सा कमजोर रूप उपास्थि यानी कार्टिलेज कहलाता है। और यही कार्टिलेज जो है सो शरीर में मुड़ सकता है, घूम सकता है, जो जहाँ जहाँ भी मुड़ने का होता है, जहाँ जहाँ भी वेंज होता है वहाँ वहाँ ये रहता है। तो कंकाल के उस हिस्से जो हड्डी की तरह सख्त नहीं होते उसे हम लोग कार्टिलेज यानी उपास्थि कहते हैं। और ये वर्टिब्रे क्या होता है, जो कशेरुक होता है, मानव शरीर की जो कशेरुक हड्डी है उसको हम वर्टिब्रे यानी कशेरुक कहते हैं। ये इंग्लिश वर्ड है वर्टिब्रे और इसका हिंदी रूप कशेरुक होता है। मानव शरीर में कितने कशेरुक होते हैं, तो 33 जोड़े कशेरुक हड्डी होते हैं। आगे है कि इसी तहत आप लोग देखते होंगे कि हड्डी, इसी में हड्डी जो होता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले को हम लोग लिंगामेंट कहते हैं। और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने के लिए टेंडन का, हड्डी को उपास्थि, उपास्थि मतलब मांसपेशी जो कमजोर रूप होता है, यानी हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने के लिए टेंडन और हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए हम लोग लिंगामेंट का यूज करते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग का है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सब एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। लाइकेन में क्लोरोफिल पार्टनर होता है जिसमें जो किसके साथ रहते हैं, यानी लाइकेन के तहत शैवाल और जो कवक होता है उसके साथ सहजीवी संबंध बना रहता है लाइकेन के साथ। इसमें तो शैवाल क्या करता है और कवक क्या करता है, दोनों अलग अलग काम करते हैं। जो शैवाल होता है, शैवाल में नील हरित शैवाल जो शैवाल होता है उसके पास हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल भोजन बनाता है और जो कवक होता है, कवक शैवाल को स्थान प्रदान करने, उसकी जगह प्रदान करने का मतलब काम करता है। तो जो शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध पाया जाता है जो लाइकेन के रूप में फॉर्म पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध। अगला क्वेश्चन है मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज मच्छर होता है जिससे हमको डेंगू मलेरिया फैलता है, और मादा क्यूलिसस, ये दोनों दो प्रकार के मच्छर होते हैं। इस दोनों के बीच अंतर हम लोग किस आधार पे कर सकते हैं, तो ये एक तरह से अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक जनरल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि आधा स्तर के साथ कोण पे, मतलब कि यह जो बैठता है कोई मच्छर, तो कोई एक सीधा सीधे जैसे आया सीधा बैठ गया, और कोई मच्छर ऐसा हुआ जो किसी एंगल या कोण के साथ बैठा, तो इस कोण के आधार पर बैठने पर हम मादा एनोफिलीज और मादा क्यूलिकस में डिफरेंस कर सकते हैं। तो इसमें जो मादा एनोफिलीज होता है, मादा एनोफिलीज से हम लोग को मलेरिया होता है, और जो मादा क्यूलिकस होता है इससे फाइलेरिया की बीमारी सामान्यता होता है। तो दोनों के बीच में अंतर किस प्रकार होता है, तो उसके बैठने के स्तर के आधार पर। ये क्वेश्चन आपको जनरली किसी बुक में नहीं पूछेगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में यदि नहीं आपको आ रहा तो कम लगाइए, निगेटिव है छोड़ जाएगा। शरीर का प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े महत्वपूर्ण कोशिका किस प्रकार का, कहता है कि शरीर की जो प्रतिरोधी क्षमता होती है उसमें कौन प्रकार का होता है। तो हम लोग जानते हैं कि शरीर में जो रक्त होता है वो 3 प्रकार का होता है, WBC, RBC और प्लाज्मा। जो हम लोग का जो WBC और RBC, इसमें जो WBC होता है उसी में प्रतिरोधक क्षमता होता है, और WBC का ही भाग हम लोग का होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में होता है T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। तो ये जो हमारा लिम्फोसाइट है वही WBC का भाग है, ही हम लोग के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ने का काम करता है। इसका जीवन काल 7 दिन होता है, यानी 6 से 7 दिन, 1 सप्ताह काम होता है, 1 सप्ताह बाद ये नए से बनते हैं। और जो हम लोग का जो RBC होता है, RBC को जनरली ये ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह करता है या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का प्रवाह करता है। और RBC जो है सो इसका जीवन काल 120 दिन होता है। तो हम लोग, और प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है।
चलिए आगे है, मानव शरीर की मांसपेशियों पर निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। कहा कि मानव शरीर की मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, यही पॉइंट गलत है। मांसपेशियां जोड़े में काम आती है, सही बात है, एक साथ दो मांसपेशी हमेशा काम कर सकती है। सिकुड़ने पर मांसपेशी छोटा, सख्त और मोटी हो जाती है। आप लोग बॉडी फुलाते होंगे अपने आप के उन्हीं को, तो देखते होंगे आपका मांसपेशी फूलता है तब मोटा होता है, तो वो मांसपेशी के सिकुड़ने का कारण होता है। तो मांसपेशी सख्त, छोटा, सख्त और हो जाता है, तो यही हो गया। और मानव शरीर में लगभग 600 प्लस मांसपेशी पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा मानव शरीर में मांसपेशियों के बारे में कहा गया है। ये है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पट्टी बनाई जाती है। कहता है कि वह प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब हम लोग का कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। क्या कैसे होगा कम चमक वाला घोड़ा? जो उत्तल लेंस में जो होता है वो इसका सतह ऐसा होता है, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है, तो वह जो है सो जो काले रंग का पट्टी पर रहेगा उसके हिसाब से घोड़ा का चमक जो है वह धुंधला हो जाता है, छोटा हो जाता है, इसलिए वो कम चमक वाला घोड़ा प्राप्त होगा। अगला है कि ध्वनि का तीक्ष्णता। तीक्ष्णता मतलब ध्वनि पतला कितना है, मोटा कितना है। जैसे महिलाओं की ध्वनि सामान्यतः पतली होती है और पुरुष का जो थोड़ा हार्ड होता है, जिसको सिरिलनेस कहा जाता है, इंग्लिश में SHRILNESS, सिरिलनेस। तो जो कहता है कि ध्वनि का सिरिलनेस किस पे निर्भर करता है? ध्वनि का सिरिलनेस हमेशा तरंगदैर्घ्य पे निर्भर करता है। आप लोग याद रखिएगा ध्वनि का सिरिलनेस किस पर निर्भर करता है? तो तरंगदैर्घ्य पर। ध्वनि का वेग, आयाम और तरंगदैर्घ्य ये तीनों जो है बदलते रहता है, किसके साथ? वायु के साथ या माध्यम परिवर्तन के साथ। लेकिन ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो आवृत्ति कभी बदलती नहीं है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा सकता है कि आवृत्ति उनमें से कौन जो है ध्वनि के साथ बदलता नहीं है? तो आवृत्ति नहीं बदलता है, और ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। आगे है कि कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। डिजिटल मतलब आप लोग जो घड़ी यूज करते हैं, बैटरी यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, उसमें से निम्नलिखित में किसका यूज कर सकता है? जो फोटोवोल्टाइक सेल है, जो सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में जनरेट करता है, उसी को हम लोग यूज कर सकते हैं। क्योंकि बैटरी आप लोग जो आजकल आता है सौर घड़ी, जैसे आप लोग डिजिटल हाथ वाला घड़ी लेते हैं तो उसमें यदि बैटरी नहीं भी है, सौर बैटरी लगा रहता है, वही सौर बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज होते रहता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण में का डिजिटल उपयोग होता है, तो उसमें फोटोवोल्टाइक सेल का उपयोग करता है। ये इलेक्ट्रिकल मतलब सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता था। हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टाइक सेल। आगे का आंसर है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को लिखित में किसमें परिवर्तित करने के लिए कहता है? जो हमारा बॉल बेयरिंग होता है, जो चक्का के बीच में लगा रहता है जिसमें, जिसके तरफ धुरी पर रहता है, घूमते रहता है, तो स्थैतिक घर्षण हुआ, उसको किस में परिवर्तन करने के लिए? हम लोग उसको रोलिंग घर्षण में बदलने के लिए इसको यूज करते हैं, कि रोलिंग घर्षण में हम लोग उसको बदलने के लिए यूज करते हैं बॉल बेयरिंग का। और जो हम लोग का घर्षण होता है, आप लोग जानते हैं घर्षण 3 प्रकार का होता है। एक सबसे बड़ा होता है स्टैटिक घर्षण यानी स्थैतिक घर्षण, उसके बाद होता है लोटनिक यानी स्लाइडिंग घर्षण, और सबसे कमजोर होता है रोलिंग घर्षण। कहेगा स्टैटिक सबसे ज़्यादा बड़ा घर्षण स्टैटिक घर्षण, किसी वस्तु को जब हम सतह पर रखे हुए हैं तो उसमें जो घर्षण लगता है वो स्टैटिक घर्षण है। जब किसी वस्तु को हम लोग रोल करते हैं, स्लाइड करते हैं, जैसे बक्सा को हम तिरछा करके स्लाइड करेंगे तो स्लाइडिंग घर्षण। और रोलिंग घर्षण हो गया जब किसी वस्तु को, जैसे लकड़ी का गोल लट्ठा है उसको हम स्लाइड रोल कर रहे हैं तो रोलिंग घर्षण हो गया। तो वही काम हम लोग चक्का घुमाने में करते हैं, तो स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में बदलने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं बॉल बेयरिंग का। बॉल बेयरिंग आसान का ये काम। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि फुटबॉल के खेल के मैदान में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे कर लेता है। यह किस लिए करता है? कि ताकि उसको चोट कम लगे। चोट कम क्यों लगता है? तो संवेग में परिवर्तन की दर को कम करने, जैसे फुटबॉल तेज गति से आ रहा है तो उसी गति से वो यदि हाथ को तेज आगे की तरफ पकड़ेगा तो फुटबॉल पकड़ाएगा तो उसका हाथ वो चीरते हुए गोल में चला जाएगा। तो इससे क्या संवेग परिवर्तन दर को कम कर देगा तो फुटबॉल आसानी से उसके हाथ में आ जाएगा और उसको चोट भी कम लगेगा। तो वेग में संवेग परिवर्तन को दर को कम करने के लिए हम फुटबॉल का खिलाड़ी हाथ में, यही आप लोग सोचते हैं कैच लेने में हाथ क्यों करता है? कैच लेने में भी यही प्रक्रिया अपनाया जाता है। इसमें से कहा जाता है कौन सा रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जक धनात्मक? आप लोग जानते हैं रेडियोधर्मी तत्व 3 प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। ये 3 प्रकार का रेडियोधर्मी तत्व होता है। अल्फा होता है पॉजिटिव, बीटा होता है नेगेटिव और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता। तो कहता है कि रेडियोधर्मी तत्व में धनात्मक रूप में कौन होता है? धनात्मक हुआ अल्फा। आप लोग याद रखिएगा रेडियोधर्मी तत्व में अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा पॉजिटिव, बीटा गामा और गामा पर कोई चार्ज नहीं होता। अगला है तो केंद्राभूमि, कोई सा बल
जो केंद्र की ओर लगता है उसको बल को केंद्राभिमुखी बल कहते हैं। तो यह किस लिए जिम्मेदार होता है? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए, वस्तु को सीधी रेखा में उड़ाने के लिए भी नहीं, वस्तु को अंतरिक्ष में स्वतंत्र गति करने के लिए भी नहीं। इसका हम लोग का आंसर होगा वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गति को केंद्राभिमुखी बल करते हैं। इसी बल के कारण जब साइकिल चालक रोड मोड़ पे घूमता है तो साइकिल को घुमा लेता है, तो यही काम इसमें होता है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग का निम्नलिखित में ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। घर्षण बल में हम लोग कौन सा काम करते हैं? तो जो हम लोग का गतिज ऊर्जा रहता है, आप लोग देखते होंगे हम लोग साइकिल का चला रहे हैं, साइकिल के टायर में जो ब्रेक होता है उसी को चेंज करते हैं, उसी से गतिज ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। तो इसीलिए गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए हम लोग साइकिल के टायर का यूज करते हैं, ब्रेक यूज लगाते हैं। तो इसमें कहता है कि घर्षण बल शामिल होता है। तो घर्षण बल गतिज ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में बदलने के लिए, तो रासायनिक ऊर्जा कोई भी उष्मा सुक्षेपी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में उष्मा का बाहर निकलता है तो उसमें रासायनिक रासायनिक ऊर्जा से होता है, और उसमें रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदला जाता है रासायनिक अभिक्रिया में। चलिए क्या है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रहे और अचानक दाईं ओर मुड़ लेता है। तो बस में बैठे यात्री किस ओर मिलेंगे? तो बाईं ओर झुक जाएंगे। यदि बस दाईं ओर है तो इसका यह किस नियम होता है? तो आप लोग जानते हैं कि जड़त्व के नियम के हिसाब से कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है। जब बस सीधे रास्ता पे चल रहा है तो बस जो दाईं ओर चल रहा है तो आदमी का जो निचला का हिस्सा है वो तो जड़त्व कारण स्थिर रहता है, लेकिन दाईं ओर का हिस्सा जो है वो उसके साथ घूम नहीं पाता, इसलिए वस्तु उसके उल्टा बाईं ओर झुक जाता है। ये किस नियम का होता है? न्यूटन के प्रथम गतिक नियम या गैलीलियो के जड़त्व के नियम के हिसाब से, और यह जो है बाईं ओर झुक जाएंगे। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप में बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो वह अन्य वाद्य यंत्र, देखते होंगे जो ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारा रहा, झाल रहा, मृदंग रहा, ढोलक रहा, तबला रहा, तो अन्य वाद्य यंत्रों के साथ आवृत्ति को सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति के साथ मिलाने की कोशिश करता है, सबका वो आवृत्ति के साथ मिलाने की कोशिश करता है। यही काम वो करता है कौन? संगीत कार्यक्रम ऑर्केस्ट्रा वाला। अगला क्वेश्चन हम लोग का, पदार्थ का एक रूप कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन उसका निश्चित आयतन होता है। यह सीधा सीधी पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, उसमें से द्रव का रूप पूछा गया कि निम्नलिखित में आप जानते हैं कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, द्रव का आकार और निश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, और गैस का ना आकार और ना आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है। तो इसमें लिखा हुआ पदार्थ का एक रूप कोई निश्चित आकार नहीं होता और उसका एक निश्चित आयतन होता है। सीधा सीधे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन द्रव है? तो मिट्टी का तेल द्रव है। ये बहुत ही क्वेश्चन लॉजिकल था लेकिन बहुत ही आसान था। अब होता है कि कुछ धातु ऑक्साइड हम लोग बनाते हैं, कुछ साधु साल के साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी देते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एक होता है क्षारीय ऑक्साइड, एक होता है अम्लीय ऑक्साइड और एक होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं और धातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, और कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो क्षारीय और अम्लीय दोनों होते हैं, वो उस टाइप के ऑक्साइड को हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O3 और ZNO, ये 9th या 10th क्लास के NCERT में केमिकल रिएक्शन चैप्टर है, उससे सेम टू सेम लाइन उठा के दिया गया है, आप लोग याद कर ले। ऊपर का जो 3-4 क्वेश्चन वो भी NCERT से सेम लाइन उठा के दिया गया है। तो ये दोनों उदाहरण भी, उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण बहुत सारे हैं लेकिन ये दोनों उदाहरण भी जो है सेम टू सेम NCERT से उठा के दिए गए हैं। आगे क्वेश्चन है, कौन सा गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करता है? ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प, बहुत सारे गैस देते हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक जो है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट पैदा करता है, इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जलवायु परिवर्तन होता है। अगला है अम्ल। धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस मुक्त करता है। याद रखिएगा, अम्ल जो है, कोई भी अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो CO2 गैस मुक्त करेगा। सभी अम्ल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है कोई भी अम्ल में, याद रखिएगा। देखिए आगे का प्रश्न हम लोग का जो है वो कहेगा HCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? ऐसे इसका आंसर होना चाहिए ऑक्जेलिक अम्ल। BPSC इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक माना है लेकिन इसका आंसर ऑक्जेलिक अम्ल होगा। जो कार्बोनिक अम्ल है उसका जो है उसका फार्मूला हम लोग जानते हैं H2CO3 होता है। जो एसिटिक अम्ल होता है उसका CH3COOH होता है। हालांकि BPSC ने पता नहीं कैसे इसका आंसर एक से अधिक माना था लेकिन इसका आंसर कार्बोनिक अम्ल होनी चाहिए। आपको 3 प्रश्नावली दिया गया है, इसका सीधा साधा क्वेश्चन इस बेसिस पे है कि अम्ल जो है
क्षार के साथ क्या करता है, कोई भी क्षार अम्ल के साथ क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कहता है कि अन्य 3 प्रश्नली उनमें से एक में शुद्ध जल है यानी pH 7 है, अन्य में एक में अम्लीय है pH 7 से कम है और क्षारीय pH से अधिक। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा, क्षार में लाल लिटमस नीला हो जाएगा, अम्ल में नीला लिटमस लाल हो जाएगा। सीधा अम्ल के गुण के हिसाब से क्वेश्चन पूछा था तो आंसर इसका मेरा हो जाएगा क्षार। चलिए अगला गम है एसिटिक अम्ल में, जिसमें एसिटिक अम्ल होगा उसी हिसाब से गंध होगा। तो एसिटिक अम्ल का गंध सिरका के समान होता है, तेल टमाटर के तेल में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। आगे का हम लोग का प्रश्न है शुद्ध शुष्क HCl गैस यानी शुष्क HCl जो भींगा हुआ है उसमें शुष्क लिटमस पत्र रंग क्यों नहीं दे पाता है, क्योंकि कोई H3 आयोन प्लस मौजूद नहीं रहता है, इससे लिटमस केवल H3ON प्लस के साथ जो है आयन को प्रतिबिंब रंग बदलता है, किसी और को प्रतिबिंब रंग नहीं बदलता है, इसलिए शुष्क HCl के साथ कोई भी शुद्ध लिटमस पत्र रंग नहीं दे पाता है। इसमें से कह रहा है कि विषम का पता लगाइए, इसमें से कोई भी विषम नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं विषम है, सब रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। फल पक गया वापस फल नहीं मिलेगा, कोयला जल गया वापस नहीं मिलेगा, सीमेंट का सेटिंग हो गया जल गया तो वापस आप सीमेंट को तोड़िए, सीमेंट उस रूप में आपको नहीं मिल पाएगा, तो ये हो जाएगा। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में कहा गया है, ये पिछले 69 में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। दोनों विद्युत चालकता समान होती है, गलत है। हीरा विद्युत का कुचालक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, उनके पास समान क्रिस्टलीय संरचना है, गलत है। क्योंकि हीरा के पास 6D होता है, 3D होता है, ग्रेफाइट के पास षटकोणीय होता है और हीरा के पास चतुष्फलकीय होता है, उनके पास समान डिग्री कठोरता होती है, गलत है। हीरा सबसे कठोर धातु है, ग्रेफाइट क्षणभंगुर होता है। तो कहा कौन सा कथन सत्य है, उसमें कोई नहीं कथन सत्य है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग का है, निखिल में से किस कारण से रंध्र जो है खुलते हैं, किस कारण से हम लोग का रंध्र जो है कोशिका में न्यूक्लियस की उपस्थिति के कारण परिवर्तन जो रंध्र होता है, पौधे की पत्ती है उसमें जो रंध्र होता है इसको स्टोमेटा रंध्र या छिद्र कहते हैं, वह कोशिका में न्यूक्लियस की उपस्थिति के कारण वह खुलता और बंद होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश रंग में सबसे अधिक अवशोषित होता है, तो इसका आंसर लाल और नीला होगा। इसी दोनों प्रकाश में सबसे अधिक जो है सो हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो लाल हरे और नीले रंग को अवशोषित सबसे अधिक करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता है, पर्णवित पत्ती को तने जोड़ता है, कहते हैं आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा पेड़ आप जब भी सीखते होंगे तो आधार नहीं, आधार से बहुत ही ऊपर जाके मोटा मोटा तना होता है। कह रहा आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा, आधार के साथ शाखाएं तो नहीं होगी, कठोर तना होगा अलग बात है, लेकिन आधार के पास नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। कमजोर तना सीधा के जैसे सही है, सही बात है, तो उसमें कौन सा सही नहीं है, तो बी नंबर सही नहीं है। सक्शन पुल करण जड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, इसका कारण है, किस कारण से पेड़ से पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के कारण जो है पानी ऊपर तक पहुंच जाता है, और जो हम लोग का वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण से पानी धरती से सूर्य के पास चला जाता है। ये दोनों में आप लोग अंतर याद रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन में पानी नीचे से ऊपर तक पहुंच जाता है, जड़ द्वारा होता है, और वाष्पीकरण में पानी उड़ के हवा के साथ वायुमंडल में चला जाता है। कौन सा क्लोरोप्लास्ट का कलेक्शन है जो उसे 100 निर्मित करता है? क्लोरोप्लास्ट में आप लोग याद करिएगा कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें DNA और RNA दोनों होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट का सबसे गुण है जो इसमें क्लोरोफिल रहता है, और इसी कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। क्लोरोफिल का सबसे स्वप्रकृति मतलब वह खुद में अपना रेप्लिकेट बना लेता है, इस कारण से उसको सेल्फ रिप्लिकेशन कहा जाता है, और इस कारण से इसका कारण है इसमें DNA और RNA दोनों होता है। चलिए हम लोग का ये साइंस का क्वेश्चन था जिसमें 30 साइंस क्वेश्चन पूछे गए थे, और हम लोगों ने इसे 30 का देख लिया था। अब आगे क्वेश्चन मैथ का है, मैथ क्वेश्चन स्किप करते हैं, आगे का क्वेश्चन हम लोग का है हाँ ये क्वेश्चन। चलिए आगे से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 41, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता निवारण केंद्र। उपभोक्ता निवारण 3 पर उपभोक्ता कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू है। इसके हिसाब से उपभोक्ता में जो है सो 3 स्तर का केंद्र है, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर। तो इसी में कह रहा है कि जिला स्तरीय उपभोक्ता निवारण के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो इसमें कोई भी जो है सो गलत नहीं है, इनमें से सब जो है सही है। कह रहा है जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जब वस्तु और सेवाओं का मूल्य 50 रुपये से अधिक नहीं होता है। इसमें हुआ क्या था, उसमें चर्चा में क्यों था, तो उस समय इसका वैल्यू बढ़ा के 1 लाख रुपया कर दिया था, फिर उसको घटा के 50 लाख रुपया ही कर दिया था। उचित समझे तो एक जिला और राज्य सरकार एक जिला में एक से अधिक उपभोक्ता फोरम की स्थापना कर सकती है, सही है। जिला फोरम सदस्यों में एक सदस्य महिला होगी, तो ये सभी कथन सही है। आगे क्वेश्चन है पंचायत व्यवस्था के बारे में 73वां संविधान संशोधन
1993 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पंचायत राज समिति के हिसाब से। और कहता है कि पंचायत समिति किस स्तर पे त्रिस्तरीय होता है, ग्राम स्तर पे ग्राम सभा, पंचायत ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे काम करेगी, जिला स्तर पे जिला परिषद, ग्राम पंचायत स्तर पे ग्राम सभा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सबसे पहले हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में शुरू किया गया था। ये असहयोग आंदोलन पता नहीं कोई चीज़ है, ये गलत, शायद उस सहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन हुआ भी था, असहयोग आंदोलन पता नहीं। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम 1978 में शुरू हुआ था और ये राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा। हम लोग का एक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता हम लोग को कहाँ से लिया गया है, तो कानून के समक्ष समानता हम लोग का लिया गया है ब्रिटेन से। और कानून के समक्ष कानून का समान संरक्षण लिया गया है अमेरिका से। याद रखिएगा, कानून के समक्ष समानता लिया गया है ब्रिटेन से, कानून का समान संरक्षण लिया गया है यूएसए यानी अमेरिका से। आगे का प्रश्न हम लोग का है, संविधान बनने में कितना समय लगा। तो पता है आप लोग का, हम लोग का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। उसमें 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। हम लोग का अगला प्रश्न है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो सामूहिक रूप से राज्य का मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। इसी तरह से केंद्र में सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन याद बताए थे 1993 के तहत विकेंद्रीकरण किया गया था। तो किसका विकेंद्रीकरण किया गया था, तो निर्णय दैनिक शक्तियों का व्यक्तिकरण किया गया था। पूर्ण व्यवस्था यानी अव्यवस्था जो था उसको विकेंद्रीकरण किया गया था। प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया था, लेकिन न्यायिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं किया गया था। न्याय जो है अभी भी केंद्र राज्य स्तर पर और जिला फोरम पे ही न्यायिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो विकेंद्रीकरण सिर्फ 1, 2 और 4 किया गया। हालांकि 2008 के अधिनियम के तहत देश भर में ग्राम न्यायालय बनाए गए थे, लेकिन उसका अभी तक कोई कार्य नहीं है। वो अभी तक बिहार में शायद स्थापित भी नहीं हुआ है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व शामिल होता है। राज्यसभा में कौन कौन शामिल होते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। आप लोग जानते हैं भारत के राष्ट्रपति 12 सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। नागरिक द्वारा सीधे गए चुने गए सदस्य, ये भी सही है, नागरिक द्वारा चुने गए। जैसे हम लोग लोकसभा के सदस्य, नहीं ये गलत हो जाएगा हम लोग को। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य सबसे पहले, और दूसरा होगा इसमें हम लोग जो है अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के द्वारा उनके प्रतिनिधि के माध्यम से चुने गए। नागरिक के द्वारा सीधे चुने गए सदस्य राज्यसभा में नहीं होते हैं। नागरिक सीधे को राज्यसभा में चुनते हैं और चुना के आदमी जिसको वोट देता है वो राज्यसभा में जाता है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो राज्यसभा में किसके प्रतिनिधित्व इसका भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय से संबंध है कॉलेजियम प्रणाली। आप लोग जानते हैं 69 में इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, हम डिस्कस भी किए थे। 4+1 जजों का पीठ जो होता है कॉलेजियम प्रणाली का, इसी के तहत न्यायिक नियुक्तियां की जाती है कॉलेजियम प्रणाली। अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। हाई कोर्ट में कोई मामला आया है, वहाँ से आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे तो अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। मूल क्षेत्राधिकार मतलब वैसा क्षेत्राधिकार जो किसी भी अन्य न्यायालय को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उसको मूल क्षेत्राधिकार कहा जाता है। जैसे किसी केंद्र और राज्य के बीच का विवाद है, राज्य और राज्य के बीच विवाद है, तो इसको समाधान सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है और ये मूल क्षेत्राधिकार के तहत आता है। संविधान मतलब ये सभी जो है उपयुक्त में एक से अधिक का संबंध इससे है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के तहत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 21 वर्ष। आपके यहाँ ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, तो मतदाता सूची में वर्णित सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, उनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तो ग्राम सभा ने वोट डालने की उम्र 18 वर्ष। विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष। विधान परिषद का उम्र लड़ने के लिए 30 वर्ष का उम्र होना चाहिए। चलिए ये सब क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि सबसे कम महिला कार्यबल क्या है,
तो इसका आंसर ये होगा। सब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। LPF जो आता है उसके बिहार के अधिकतर के उद्योग किस जिले में है, इस क्वेश्चन को BPSC ने डिलीट कर दिया था। आगे क्वेश्चन है केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण ये आया था NFS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 2015-16 में जो था उससे 1062 था, उससे बढ़ के 1090 हो गया, यानी प्रति 1000 बच्चा शिशु पर फीमेल शिशु है, मेल शिशु पर कितना है उसको बाल लिंगानुपात कहा जाता है। उसमें सुधार हुआ है, 10,062 से 10,090 पहुँच गया है। कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का GSDP का वृद्धि दर कितना रहा है, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, और इसका आंसर 2.5% था। अभी भी लगभग यही विकास दर है। बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा सही है, कह रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा एक सही है। तो बिहार में अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, ये बात गलत है। व्यावसायिक ढांचा भारत का सबसे कम विकास दर में से एक है, सही है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का हम लोग का जो उद्योग है वो भी कृषि एग्रीकल्चर पर ज़्यादा निर्भर है, तो इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में यह कहा गया है। अगला प्रश्न है SEZ, ये भी क्वेश्चन प्योरली NCERT जब पढ़िएगा 11th क्लास का बिहार का अर्थव्यवस्था तो उससे प्योर क्वेश्चन लिया गया। भारत की SGD का उद्देश्य क्या है, तो इसमें SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम 2005 अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन करना, वस्तुओं और सेवाओं की निर्यात को बढ़ाना, रोजगार निर्माण करना, 1, 2, 3 ये सभी इसका उदाहरण है। NCERT का क्वेश्चन से दिया गया है। ये भी कृषि विपणन प्रणाली सुधार करके भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है, तो ये सब इसमें से नीतिगत उपाय है। ये भी प्योरली NCERT से उठाया गया क्वेश्चन होता है। PDS प्रणाली इसकी शुरुआत 1950 में किया गया है। इसके तहत जो है भारत में लोगों को मुफ्त अनाज वितरण किया जाता है। इसी तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाया गया है PDS के थ्रू, और गरीबों को 80 करोड़ भारतीयों को अनाज दिया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को उसके उत्पादन का कम से कम उत्पादन लागत का 50% से अधिक जो है कृषि एवं लागत मूल्य आयोग द्वारा MSP की घोषणा की जाती है। बफर स्टॉक मतलब आपात स्थिति में जो अनाज रखा जाता है उसको बफर स्टॉक कहा जाता है। किस समिति के सिफारिश पे हम लोग जो है प्रतिस्पर्धा, इसका होगा SBS राघवन समिति, जो इसकी सिफारिश प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के लिए लाया था। इसी के तहत प्रतिस्पर्धा आयोग भारत में बनाया गया है। विजय केलकर समिति का जो है 2 चीज़ के लिए था, ये PP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसका मूल्यांकन करने के लिए, और IT जो हम लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें जो है छूट सीमा बढ़ाया जाए उसके लिए विजय केलकर समिति लाया गया था। रंगराजन समिति गरीबी निर्धारण के लिए लाया गया था। तो आप लोग तीनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें विजय रंगराजन समिति अभी तक में 3 से 4 बार BPSC में पूछा जा चुका है। आगे क्वेश्चन है मिलाना है किसमें किस क्रांति का संबंध किस चीज़ से है, तो हम लोग जानते हैं दूसरा क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है, यानी 1 का 4। गुलाबी क्रांति का संबंध हम लोग प्याज उत्पादन से है, 4 का। उसके बाद B का 1, और उसके बाद हम लोग का है रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है, और लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से है। 4-1 3 2 B नंबर इसका आंसर होगा। आगे का प्रश्न निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव विकास पर केंद्रित है। मानव विकास में बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ, सब अवसंरचना निर्माण, बिजली, पानी, सब पर। इसमें सम पंचवर्षीय योजना में मानव विकास पर काम किया गया था। आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। भारत में किस राज्य में अप्रैल से सितंबर 2022 तक ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, किस राज्य में सबसे ज़्यादा FDI आया था, तो उस समय सबसे ज़्यादा FDI कर्नाटक राज्य में आया था। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा B। आगे का प्रश्न हम लोग का है, ये भी क्वेश्चन जो है उदारीकृत विनिमय प्रबंधन दर प्रणाली, विनिमय दर प्रणाली हम लोग का जो भारत का जो रुपया है वह विदेशी रुपया से किस तरह से विनिमय एक्सचेंज होता है, उसका एक्सचेंज का रेट क्या होगा। 21 बजट से शुरू किया गया था, तो यूनियन बजट 1992-93 शुरू किया गया था, और ये क्वेश्चन NCERT से लाया गया है। आगे क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, ये भी क्वेश्चन NCERT से है। 9th 11th क्लास का भारत का इकोनॉमिक्स पढ़िएगा, उसमें यह है विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, 1 2 3 जो है हम लोग का इसका आंसर होगा। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसमें दिया गया है इसमें, क्योंकि 1 2 3 ऑप्शन किसी में नहीं दिया गया है।
इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आंसर मेरा 1, 2, 3 से होगा। गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? NSSO सर्वेक्षण करता है। हालांकि 2019 में NSSO और CSO को मिला के NSO बना दिया गया है, आप लोग याद रखिएगा। नीति गरीबी रेखा का निर्धारण जो है करने के लिए सर्वेक्षण NSSO करता है, यानी अब NSO हो गया है। और गरीबी रेखा के लिए MPI मल्टी लेवल पॉवर्टी इंडेक्स जो है नीति आयोग निकालता है। 2022-23 के जो अभी आया था इंडेक्स, उस इंडेक्स के हिसाब से बिहार सबसे गरीब राज्य है। लेकिन बिहार यूपी के बाद सबसे तीव्र गति से सबसे ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर भी निकले हैं। आगे का प्रश्न है कि भारत का व्यापार संतुलन यानी भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रहा है? तो ये हमें भारत का हमेशा माइनस नेगेटिव में रहा है, और ये -11.98 अरब अमेरिकी डॉलर भारत का व्यापार घाटा। इसको यदि भारतीय रुपया में कन्वर्ट कर दिया जाए, यदि 70 रुपया कर दिया जाए तो 70 गुने 11, आप लोग देख लीजिए, कम से कम 700 अरब रुपया भारत का व्यापार घाटा है लगभग। अभी के हिसाब से 12 से गुना कर जाते हैं, लगभग 800-900 अरब रुपया भारत का व्यापार घाटा। और ये व्यापार घाटा भी है भारत का। अभी जो हालिया रिपोर्ट आया 2024 के मई में, आप लोग याद रखिएगा, भारत का अपने व्यापार पार्टनर जो लगभग है टॉप 10 के व्यापार पार्टनर में 3 से व्यापार घाटा सिर्फ लाभ है, बाकी 7 से व्यापार घाटा है। भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा जो है वो चीन के साथ है। याद रखिए, करंट अफेयर 2023-24 का प्रश्न है। सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा चीन के साथ है। व्यापार सरप्लस भारत का अमेरिका के साथ है, नीदरलैंड के साथ है, इटली के साथ है। तो आप लोग याद रखिएगा। नमक सत्याग्रह के दौरान लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरोध में कौन सा कर नहीं देने का विकल्प चुना था? तो इसका आंसर कोई नहीं होगा। भारत के लोगों ने, बिहार के लोगों ने नमक सत्याग्रह जो कि 1930 में हुआ था दांडी मार्च के समय, तो उसके समय भारत के लोगों ने चौकीदारी कर नहीं देने, यानी चौकीदार जो रात में पहरा देते थे उसके लिए भी लोगों को कर देना पड़ता था, तो चौकीदारी कर नहीं देने का घोषणा किया था। साथ में साथ बिहार में उस समय महिलाएं शराबबंदी लागू कर रही थी। तो नमक सत्याग्रह में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने द्वारा गठित बिहार का निर्वाचित सरकार जो 1928 में 1936-37 में मंत्रिमंडल बना था बिहार का पहला निर्वाचित मंत्रिमंडल, लेकिन फरवरी 1938 में ये इस्तीफा दे दिया था। तो राजनीतिक कैदियों के छोड़ने को लेकर विचारधारा के बीच में बिहार विधानमंडल तत्कालिक जो था उसका और अंग्रेज सरकार के बीच विवाद हुआ था, जिस कारण से बिहार मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। और केंद्र पे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा क्यों दे दिया था? तो उसको अपने मन से जो है बिना भारतीयों को सोचे समझे जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। आगे है किस चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? बत्तख मियाँ ने। 69 PPSC में भी क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार में किसानों का अगुवाई असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, और उसमें स्वामी विद्यानंद जो है वो दरभंगा मधुबनी में दरभंगा महाराज के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे थे। दरभंगा मधुबनी के रहने वाले थे। श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल का नेतृत्व किया था। राजकुमार शुक्ल वही व्यक्ति थे जिन्होंने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था। इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। आगे क्वेश्चन है प्रथम बार संघर्ष के तरीके रूप में स्वदेशी और बहिष्कार जो हम लोग का बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, 7 में प्रभावी हुआ था। 1907 के बंगाल विभाजन के विरोध में जो है सो हम लोगों ने स्वदेश आंदोलन शुरुआत किए थे, और स्वदेशी करने और बहिष्कार जो अंग्रेजी कपड़े थे उसका बहिष्कार करना, अंग्रेजी नौकरियों का बहिष्कार करना किया गया था। तो इसमें था कि ये था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 1906 में आयोजित कलकत्ता राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, स्वराज का झंडा ही स्वराज शब्द सबसे पहले भारत में कलकत्ता कांग्रेस की तरफ से और दादा भाई नौरोजी ने उठाया था। ये वही कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य कश्मीर निजाम के हैदराबाद तरावन को राज्य से राजाओं ने शासकों द्वारा शासित राज्य, मतलब जो अंग्रेजी राज्य थे जिसको ब्रिटिश शासित प्रांत कहा जाता था, उस प्रांत में समान, और ये सब राज्य स्वतंत्र थे। कश्मीर हैदराबाद के निजाम थे, त्रावणकोर थे, ये सब राज्य में एक समानांतर आंदोलन चलाया गया था। कौन आंदोलन शुरू किया था? प्रजा मंडल आंदोलन। ये लोग का कहना था कि यदि सत्ता ट्रांसफर हो जाएगा या जो जमींदार लोग का विरोध कर रहा है वहाँ, मतलब अंग्रेज लोग का सपोर्ट कर देंगे तो हम लोग का महत्व खत्म हो जाएगा। इस लोग जो है सो कश्मीर के राजा थे, निजाम थे, लोग एक समानांतर आंदोलन चला रहे थे, इसको प्रजा मंडल आंदोलन कहा गया था। चलिए आगे प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में
कौन सा कथन सही नहीं है? यही 1921 में गांधी जी गिरफ्तार कर लिया गया था, ये गलत है। 1900 चौरी चौरा कांड के कारण 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था और उसी कारण उत्तर प्रदेश में उसी कारण गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। गांधी जी ने अपना प्रमुख सार्वजनिक भाषण पहला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये भी प्रश्न सही है। और गांधी जी को 1921 में नहीं 22 में गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए क्वेश्चन गलत है। आगे का प्रश्न है, अबुल कलाम आज़ाद ने कौन सा पत्रिका का अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल पत्रिका का संपादन किया था। ज़मींदार पत्रिका के मौलाना ज़फ़र अली खान जो है ज़मींदार पत्रिका के संपादक थे और द कॉमरेड के संपादक थे मोहम्मद अली जौहर। द कॉमरेड के ज़मींदार के मौलाना ज़फ़र अली। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद किया था? 19वीं सदी के आसपास जो है आप लोग देखिएगा संपूर्ण भारतीयों में भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई। इसका कारण था, इसका सभी कारण था, नए नए किताब लिखे गए थे, भारतीयों को गौरव का इतिहास दिलाया गया था कि हम लोग का अपना ज्ञात है, इतिहास अपना है, हम लोग उससे सभ्य हैं। ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लोगों को आग्रह करके ये चीज़ का खंडन किया गया कि भारतीय पिछड़ा है, आदि में खुद पर शासन करने में असमर्थ है। इस सब को खंडन किया गया। भारत में गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर लोगों को, तो इसमें से एक से अधिक इसका आंसर होगा। आगे प्रश्न है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। भारत में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया था, उन लोगों ने भाग लिया ही नहीं था। भारत में जस्टिस पार्टी द्वारा भी चुनावों का बहिष्कार किया गया था, ये गलत है, उन लोगों ने चुनाव लड़ा था। और प्रश्न है कौन सही नहीं है? तो हम लोग का 1 और 2 सही नहीं है। हजारों छात्र छात्राओं ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया, ये सही था। और सहयोग आंदोलन में था कि अंग्रेज को सहयोग नहीं करना है। 1920 ईस्वी में हुआ था। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद इसको गांधी जी ने वापस ले लिया था। आगे प्रश्न है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपना पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीणों के श्रोताओं का छंद सुनाता था। वो थे बाबा रामचंद्र। इसका आंसर होगा बाबा रामचंद्र। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने किया था। आप लोग याद रखिएगा, ऑल इंडियन हरिजन संघ का स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने किया था। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री अटली ने घोषणा किया था कि भारत को वापस कब तक लौट जाएंगे वो। तो अंग्रेज बोले थे कि भारत को जून 1948 तक हम लोग स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन स्थिति को देखते हुए वो लोग 1947 में ही भारत से पलायन कर गए। चलिए आगे का प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल की स्थापना बिहार में 1923 ईस्वी में किया था। कब? याद रखिएगा, 1923 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल का स्थापना। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्ताव हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि वह उसे बंगाल का अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। ये शेर खान थे, जो बाद में शेरशाह सूरी बन गए थे। यही शेर खान ने हुमायूं को प्रस्ताव दिया था। बाद में शेरशाह सूरी हुमायूं के बाद अफगान सत्ता का स्थापना किए थे। आप लोग याद रखिए, बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापित किया गया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है, धर्मपाल ने स्थापित किया था। 69 यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे प्रश्न में से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। जब बिहार और उड़ीसा साथ थे, उसको जब बंगाल से अलग करने के लिए बात हुआ था, बंगाल से अलग करने के बाद बिहार और उड़ीसा दोनों अलग बना था, तो बिहार के राज्यपाल बनाए गए थे प्रथम बार 7 अप्रैल 1932 से 31 मार्च 1936 तक सर जेम्स डेविड शिफ्टन रहे थे। जब उड़ीसा बिहार से अलग भी हो गया था, तब भी बिहार के प्रथम राज्यपाल यही बने रहे थे, तो सर डेविड शिफ्टन इसका आंसर होगा। महात्मा गांधी एंड बिहार, सर रेमिनिसेंस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। कर्पूरी ठाकुर का भी हाल ही में भारत में मरणोपरांत भारत के प्रथम नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यह बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने थे और सबसे पर आरक्षण लागू किए थे।
आगे है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? तो पादरी की हवेली आप लोग जानते होंगे बिहार का सबसे पुराना घर है। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांधी, जिन्हें एक मंचया नाम अशोक कुमार, नेता थे जानबे करते हैं कुमुदलाल गांधी, लेकिन उनको अशोक कुमार से हम लोग नाम जानते हैं। जन्म बिहार निम्नलिखित में भागलपुर में हुआ था, वे भागलपुर के रहने वाले थे अशोक कुमार। अब यहाँ शायद करंट अफेयर शुरू हो जाएगा। बिहार में प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को हम लोग मगध का क्षेत्र कहते थे। प्राचीन में गंगा जो हम लोग का गंगा का जो दक्षिण का क्षेत्र उसको मगध कहा जाता है। तक्षशिला भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, चोल भारत के दक्षिण इलाका में है। तो कहा जाता है कि इसका कब हुआ? तो आगे का प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप पर लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। लोहे का पर्व जो है सो लगभग 1000 से 1500 BC पूर्व में जो है लगभग उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का उपयुक्त में से कोई नहीं। दूसरी शताब्दी से सुदर्शन झील आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें रुद्रदामन जो है उसके अनुसार सुदर्शन झील का कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने किया था? तो रुद्रदामन का जूना, तो इसमें आंसर हो जाएगा हम लोग का रुद्रदामन। इसको किसने कहा था करने के लिए? कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने शायद इसको कहा था उसको करने के लिए। आगे का प्रश्न है झांसी के पास देवगढ़ का दशावतार मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर बनी मूर्तियां किस कला का है? गुप्त काल के दौरान ये मंदिर बनी थी। गुप्त काल को भारतीय का स्वर्ण काल कहा जाता है। झांसी के पास देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ये पूरी ईंट से बना हुआ मंदिर है। इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर, ये सब गुप्त काल का कला है। आगे का प्रश्न है निम्नलिखित में से मुख्य विरोधियों में सही नहीं है। हल्दी घाटी के युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा था। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान मराठा नहीं, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध। यही क्वेश्चन हम लोग का गलत हो जाएगा 91 का सही। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम, ये शब्द अभी भी बिहार में बहुत जगह प्रचलित होगा कि हम लोग गांव के मुकद्दम थे या चौधरी थे, वो कौन होते थे? तो गांव के सरपंच होते थे जो गांव का निर्णय लेते थे, इसको कहा जाता है। आगे का हम लोग का प्रश्न है कि तबकात अकबरी जो है कभी कभी इसे अबुल फजल का अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक निजामुद्दीन अहमद को माना जाता है, निजामुद्दीन अहमद। और गुलबदल ने बेगमित्र बनाती थी। निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नगलपुरम के उपनगरीय बस्ती बनाया था? कृष्णदेवराय जो थे विजयनगर साम्राज्य के थे, सुलूप वंश के थे। इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य में सुलूप, तुलुप और बेडू वंश आए थे, तो सुलूप वंश के थे और इन्होंने ही जो है नगलपुरम नगर की स्थापना की थी कृष्णदेवराय ने माता के नाम पे। चलिए आगे का प्रश्न हम लोग का 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किस समाज द्वारा किया गया था? तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉमरेल जो है इसके पटना महिला विश्वविद्यालय, इसके देखिएगा वहाँ पे कॉमरेल स्कूल करके एक संस्था भी आती है, होगा हमारा आंसर हो जाएगा सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कॉमरेल। निम्नलिखित 1970 भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा खींचने के लिए कौन आयोग आएगा था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिरिल रेडक्लिफ आए थे और भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। किसने बंगाल में का महलवाड़ी व्यवस्था शुरू किया था? किसने बंगाल में महलवाड़ी व्यवस्था शुरू किया था? तो 1819 ईस्वी में महलवाड़ी व्यवस्था हार्ट मैकेंजन शुरू किया था। ये 30% जमीन पर लागू किया था। लॉर्ड कर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया था, ये 19% जमींदारी पर लागू था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था है हेक्टर मुंडनो ने स्थापित किया था, ये 51% जमीन पर लागू था। तो आगे और जो हमारा अस्थायी बंदोबस्त था ये बिहार और बंगाल के आसपास लागू था। 1940 में जब विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत कब किया था? कहाँ से किया था? 1940 में इसका शुरुआत हुआ था और उसको उन्होंने किए थे पवनार महाराज से। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे ब्रह्मदत्त थे जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि 18 में मोनफोर्ड सुधारों में जो हुआ था 1919 में मोनफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख, इसके बारे में पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू जो तेज प्रताप सप्रू थे, जयकर और चिंतामणि टूट गए। उन्होंने अलग से इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन उदारवादी चतुर्थ के रूप में इसका उन्होंने गठन किया था 1918 में। मोनफोर्ड सुधार पर रिपोर्ट के बाद ये लोग आपस में टूट गए थे। अगला है कि कैबिनेट मिशन किस लिए आया था?
तो यह राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना था नहीं, संविधान करने के लिए आया था, सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए आया था, और पाकिस्तान के लिए जिम्मा की मांग पर ब्यौरा पर काम करने के लिए। पाकिस्तान की मांग उस समय चर्चा में इसको लिए नहीं आता। तो आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 हम लोग का हो जाएगा। क्वेश्चन है, पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र कैदराबाद दरभंगा में बनाया गया है। नीचे मछली पालन, ऊपर जो है लगाया गया है बिहार कैदराबाद में। सिर्फ जिला पूछ लेता अलग बात है, अब सब जगह दिलवरपुर जमालपुर, अब कोई लोग जगह का नाम कैसे याद रखे जाने। तो ये क्वेश्चन है, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तभी भी बिहार में सबसे प्रति व्यक्ति आय शिवहर का है नंबर 1 में। अभी भी इस सर्वेक्षण के अनुसार भी 2 नंबर पे अररिया का, 3 नंबर में सीतामढ़ी का, सबसे अधिक 1 नंबर में पटना, 2 में बेगूसराय, 3 में मुंगेर जिला भी बना हुआ है। SDG इंडेक्स के साथ बिहार में अनुसार रिपोर्ट में बिहार राज्य का स्कोर 2020-21 में कितना है। तो बिहार का स्कोर 152 था, और अभी बिहार का स्कोर 100 में कितना हो गया आप लोग बताइएगा। SDG इंडेक्स 2023-24 के हिसाब से बिहार का स्कोर 57 है। सबसे खराब सिचुएशन बिहार का है, नीचे बना हुआ है। 2020-21 में 52 था, 23 में 24 में 57 है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ऊपर केरल है 71 स्कोर के साथ। चलिए आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। 1041 खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया था। ट्राई साइकिलिंग उस समय करंट अफेयर्स था, ट्राई साइकिलिंग को शामिल किया गया है। खेलो इंडिया का जो हालिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हाल ही में कहाँ शुरू हुआ, तमिलनाडु संपन्न हुआ। तमिलनाडु के 4 जगहों पे संपन्न हुआ था तमिलनाडु में। किसे अगस्त में GI टैग मिला था भारत में। तो बिहार के सिक्की घास कला को जो है सो जो टैग मिला था। मिथिला मखान को उससे पहले मिल चुका है। बिहार में जो है सो मिथिला मखाना, सिक्की घास, ये सबको, और मरचा चावल जो हम लोग का है उसको सहित कुल 6 उत्पादों को, मुजफ्फरपुर की लीची, तो 6 उत्पादों को टोटल हम लोग को GI टैग मिला हुआ है। चलिए आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2020 की यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। इसमें से भारत में बिहार के किसी को भी यूनेस्को सिर्फ नालंदा बिहार महाबिहार को 2016 में जोड़ा गया है। 2000 और वहाँ मोदी मंदिर को 2003-4 में जोड़ा गया था शायद। इसको अभी 2022 में किसी को नहीं जोड़ा गया है, तो उपयुक्त में कोई नहीं। 2022 में रामरप्पा का होयसल मंदिर और धौलावीरा को जोड़ा गया था। यह कहा गया कि व्यापार करने वाला श्रेणी में बिहार 36 राज्यों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कहा रहा है कि बिहार का स्थान कितना था। तो उपयुक्त में कोई स्थान नहीं था बिहार का स्थान नीचे से था। 28 नवंबर 2019-22 को बिहार के मुख्यमंत्री ने गंगा जलापूर्ति योजना, उसमें योजना था, इसको इसे शुरू राजगीर से किए थे, लेकिन सब आंसर इसका बिहार में बोध गया दे दिया था। राजगीर में पहला बार इसका शुरू किया था, और BPSC ने भी इसका आंसर बोध गया माना। किस क्रिकेट एसोसिएशन ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला के लिए बराबर खिलाड़ी पैसा देने के वेतन घोषणा किया था। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने घोषणा किया था। अभी न्यूजीलैंड ने भी इस बात का घोषणा किया है कि वो बराबर पैसा देगा। 2011 के जनगणना न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड भी जो है अब महिला और पुरुष क्रिकेटर को बराबर वेतन देगा प्रति मैच के हिसाब से। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3 स्तर से बढ़ के 15.3% पे हो गया है। यह आप ही का हिसाब से है। केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 कार्यक्रम कौन शुरू किया था। शिक्षा मंत्रालय योजना अभी भी चर्चा में है, याद रखिएगा। और इसका योजना था, युवा मतलब होता है जो यंग लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उसको प्रोत्साहित करने के लिए युवा योजना लाया गया था। ये क्वेश्चन सेक्शन में भी पूछा गया था। गृह मंत्रालय नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य का पूरा किया था। 576 भाषा के लिए। आगे है, निम्नलिखित में से 1 जनवरी 2026 को मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता सिफारिश करते हुए गैस के निर्माण के लिए कौन सी समिति लाया गया था। तो ये लाए थे क्रीट पारेख समिति। अरुण गोयल जो है वो चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग, और जो PK मोहंती समिति है वो शेयर मार्केट से संबंधित थे। आगे है, निम्नलिखित में किस शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 स्टार रेटिंग के तहत कचरा मुक्त शहर बनाया गया था। इसमें तीनों था, नवी मुंबई, सूरत, भोपाल। तो इसमें कहा कि नहीं था, तो इसमें कोई नहीं ऐसा जो नहीं था। अभी भी 2023-24 का स्वच्छता सर्वेक्षण जो आया उसमें भी यही तीनों बना हुआ है। आगे है, निम्नलिखित में से किस स्थान पे पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा वैसा होता है जो कभी नहीं बना था, जैसे दरभंगा एयरपोर्ट पहले से चालू था, एयरफोर्स का स्टेशन था, तो उसको उस पर सिर्फ कुछ काम करके उसको चालू किया तो उसको ब्राउन फील्ड कहा जाएगा। और जो नया प्रोजेक्ट बनता है उसको ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहा जाता है। तो डोनीपोलो हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में है।
ठीक ना। किस जानवर, ये याद रखिएगा, इस साल भी इसका इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बता रहे हैं, किस जानवर को 2022 में फसाई द्वारा खाद्य पशु, जैसे हम लोग बकरी का मांस खाते हैं, कोई लोग सूअर का बीफ खाते हैं, पोर्क खाते हैं, तो उसी के हिसाब से हिमालयन याक जो है इसको खाद्य पशु के रूप में दिया गया था। इसको लोग खा सकते हैं, इसका मांस बिक्री हो सकता है। और हाल ही में याद रखिएगा, हिमालयन याक जो अरुणाचल प्रदेश में हिमालयन याक है, उसमें हिमालयन याक से चुड़पी पनीर बनता है। याकनी के दूध से पनीर बनता है, इसका नाम है चुड़पी पनीर। इस चुड़पी पनीर को GI टैग दिया गया हिमालयन याक से, याद रखिएगा। सबसे पहला यह है भारत का पहला फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर। हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा कहाँ लगाया गया था, तो श्रीनगर में लगाया गया था। आगे का हम लोग का प्रश्न है, ये सब करंट अफेयर्स है। परम कामरूप कहाँ लगाया गया है कंप्यूटर, तो परम कामरूप कंप्यूटर जो है IIT गुवाहाटी में लगाया है। परम गंगा कहाँ लगाया गया है, तो IIT रुड़की में। CDAC अभी याद रखिएगा, CDAC पुणे में एरावत कंप्यूटर लगाया गया है, जो अभी इसका प्रदर्शन विश्व सुपर कंप्यूटर सम्मेलन में किया गया था, एरावत का, याद रखिएगा एरावत। CDAC पुणे में लगा हुआ है। अक्टूबर 2022 मनाए गए 90th भारतीय वायु सेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में कहाँ आयोजित किया गया था, तो यह हुआ था सुखना झील चंडीगढ़ में। और 2023 का कहाँ हुआ था, 8 अक्टूबर 2023 को, तो प्रयागराज के एयरफोर्स बेस स्टेशन पर हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, 2023 का 8 अक्टूबर को वायुसेना का परेड प्रयागराज के उत्तर प्रदेश में एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ था, याद रखिएगा। ये हर साल मनाया जाता है। पोषण सप्ताह जो है नेशनल न्यूट्रिशन मंथ, हर साल मई सितंबर मंथ में ही मनाया जाता है। और 1 से 15 सितंबर को हम लोग, या 1 से 30 सितंबर को पोषण माह कहते हैं। चीन के तियांगंग स्टेशन ने हाल ही में जो इसका 3 मॉड्यूल लॉन्च किया था, उसका नाम था तियान है, उसका नाम था, लेकिन उसमें जो मॉड्यूल लॉन्च किया था 3 मॉड्यूल था, उसमें अंतिम मॉड्यूल था मेंगटियन। अभी आप लोग देखिएगा चांद, ये चीन का चांद पे गया मिशन चांगी 6 है। आइंस्टीन प्रोब चीन और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने मिलकर छोड़ा था। आप लोग याद रखिएगा, चीन का चांगी 6 मिशन और जो है चीन का आइंस्टीन प्रोब उपग्रह। आगे है निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, जो पिछले 38 वर्ष में पहली बार इसमें विस्फोट हो गया है। तो पहली बार किस में विस्फोट हो गया था, हाले का, तो जो मौना लोआ ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप में है, उसमें विस्फोट हो गया। आगे क्वेश्चन याद रखिएगा, इस पर हम 2024 में ही बता देते हैं कि 2000 कहता है कि उपन्यास द 7 मून्स ऑफ अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है, तो बुकर पुरस्कार 2022 का मिला है सेहान करुणातिलका, ये श्रीलंका के रहने वाले थे। 2024 का बुकर पुरस्कार जॉन अर्पेनबेक को मिला है, याद रखिएगा, जॉन अर्पेनबेक को मिला है 2024 का, ये मतलब 2024 का राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार या राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। आगे क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का थीम क्या था, इसका तो आंसर हम लोग का हो जाएगा अंतरिक्ष और निरंतरता। लेकिन 2024 का आप लोग याद रखिएगा, अभी इसका बनाया नहीं गया है, मनाया जाएगा 4 से 10 अक्टूबर के बीच जो है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाएगा। और इसका थीम है अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन। अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन 2024 के 4 से 10 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का थीम है। आगे है निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने नाभिकीय संलयन सूर्य में जो ऊर्जा होता है नाभिकीय संलयन होता है, उसके करने का काम जो है लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी जो है करने का काम किया है। कॉलिंस डिक्शनरी ने किसको अपना AI बर्ड घोषित किया है, बर्ड ऑफ द ईयर 2022 शुरू किया है, घोषित किया है, तो शुरू किया था पैरामेरेसिस को। 2023 के लिए इसी कॉलिंस डिक्शनरी ने AI शब्द को घोषित किया, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और ऑक्सफोर्ड ने 2023 के रिज शब्द को 2023 के लिए ऑक्सफोर्ड ने और AI को कॉलिंस ने घोषित किया है। 2023 में सेनेगल के साथ मिलकर स्पेन जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीला प्रबंधन शुरू किया था COP27 में, आप लोग याद रखिएगा। पहली बार किस देश के दूतावास ने निहंसु एक पेय पदार्थ है जो जापान का है, उसको GI टैग के लिए आवेदन किया है, जापान ने ऑर्डर किया है भारत में।
देखिए यह है कि अपने किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की उसने अपने यूकेलेस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ने के लिए भाप का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। तो जाक्सा ने भाप से अंतरिक्ष यान बनाइएगा। आप लोग अभी याद रखिएगा, मिथेन संचालित उपग्रह कौन लॉन्च किया है या रॉकेट कौन लॉन्च किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चीन जो है वो मिथेन संचालित रॉकेट याद रखिएगा। भाप संचालित का सफलतापूर्वक प्रयोग जापान किया था इस साल, उसी तरह से मिथेन संचालित रॉकेट का उपयोग किया है चीन ने, याद रखिएगा चीन। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया ह्यूमनॉइड टेस्ला रोबोट का नाम क्या था? तो ऑप्टिमस नाम था इसका। चलिए आगे का प्रश्न हम लोग का 20 प्रश्न बचा हुआ। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जिलों से लगती है? तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और झारखंड, दोनों से हमारे जो है 8 जिले की सीमा लगती है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये क्वेश्चन उटपटांग क्वेश्चन लिखित भागलपुर से मिर्जा चौकी के रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका अम्मापाली रेलवे स्टेशन है, जो उधर गाहड़ गाँव होगा वही लोग जानते होंगे। भागलपुर से मिर्जा चौकी रेल मार्ग में बिहार का स्टेशन है। भागलपुर से आप जाते हैं साहेबगंज होते हुए जाइएगा तो मिर्जा चौकी के बाद अंतिम स्टेशन जो है अम्मापाली रेलवे स्टेशन, जो बिहार में आता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन याद रखिए। रोहतास में पायलट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर भंगिया मुंगेर रोहतास में पाया जाता है और जमुई जिला में सोने का भंडार पाया जाता है। 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन इनमें से कहीं भी तीनों ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं होगा इसका आंसर। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1 2 3 इसका आंसर ही होना चाहिए। बहुत लोगों का बीपीएससी 68 में इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो गया हुआ, क्योंकि आप सोचे कि 1 2 3 सही है, 1 3 भी सही है, 3 भी सही, 1 2 सही, तो उपयुक्त में से एक से अधिक मार दे, जबकि इसका आंसर उपयुक्त में से कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। तो इसका आंसर ई होना चाहिए, इस वजह से बहुत लोग बाहर। और चलिए आगे है, बिहार बहने वाली पवित्र नदी फल्गु नदी संगम बनाती है लीलाजन और सोन नदी। इसका आंसर हो जाएगा लीलाजन और सोन नदी, नहीं मोहाना और लीलाजन नदी होगा। मोहाना और लीलाजन नदी इसका आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। मोहाना और लीलाजन नदी के संगम पे जो है फल्गु नदी संगम बनाती है। फल्गु नदी का नदियों का संगम बनाते हैं मोहाना, और जब फल्गु नदी निकलती है छोटा पठार से तो उसके पहले मोहाना और लीलाजन नदी दोनों मिलकर जो मिलती है तो उस आगे की धारा को फल्गु नदी कहा जाता है। जैसे व्हाइट नील और ब्रून नील मिलकर नील बनाती है, उससे मोहाना और लीलाजन मिलकर फल्गु नदी बनाती है। आगे का क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागान? किशनगंज के ठाकुरगंज में सबसे पहले बिहार में लाया गया था चाय बागान। आगे का प्रश्न हम लोग का है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले को आरोही क्रम दशकीय जनसंख्या वृद्धि, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो सिवान, किशनगंज और मधेपुरा सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर जानते हैं, लगभग 25% के आसपास मधेपुरा में था। तो इसका आंसर हो जाएगा आरोही दशकीय वृद्धि दर। बिहार में कहता है बिहार में किस आधारित उद्योग में सबसे अधिक कौन सा अधिक उद्योग है? तो अनाज आधारित उद्योग बिहार में सबसे अधिक है, अनाज आधारित उद्योग। यह है कि आगे का प्रश्न है, अटोक में अपनी पहाड़ी क्षेत्र के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान में, सिंधु नदी का अफगानिस्तान से निकलने वाले सिर्फ काबुल नदी ही सिंधु नदी की सहायक नदी है। 1973 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। सुप्रसिद्ध वन्यजीव अभियान टाइगर रिजर्व पर टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू किया गया था। क्षोभ मंडल के बारे में बताइए, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, ये भी सही है। कहा कौन सा कथन सत्य है? ये भी सही है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसके साथ तापमान ऊंचाई के साथ तापमान घटता है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है सो घटता है कुछ किलोमीटर को पाई मतलब इसका तापमान घटता है। इसी को ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटे तो इसको सामान्य तापमान पतन दर, तो क्षोभ मंडल में सामान्य तापमान पतन दर पाया जाता है। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो पेंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को गोंडवाना कहा जाता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वैगनर दिए थे उसका हिसाब से पूरा पृथ्वी एक भाग था जिसको पेंजिया कहा गया। इसका चारों तरफ एक महासागर था, इसको पेंथालासा नाम दिया गया। पेंजिया कालांतर में 2 भाग में टूट गया। जो ऊपर का भाग बना उत्तरी भाग उसको लोरेशिया कहा गया, नीचे का भाग गोंडवाना कहा गया। गोंडवाना में जो नीचे बना हुआ हम लोग का अंटार्कटिका, नीचे जो बना हुआ अंटार्कटिका हो गया हमारा, और अफ्रीका महादेश हो गया, उसके बाद दक्षिण अमेरिका महादेश, ये सब जो है लोरेशिया गोंडवाना लैंड का भाग है। और इसी गोंडवाना लैंड में एक हिस्सा टूट गया और उसका गति जो है उत्तर पश्चिम की तरफ हुआ, जिससे भारत का निर्माण हुआ। बाकी जो उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, जो चीन का सारा भाग है, आर्कटिक ध्रुव है, वो सब किसका भाग है? तो लोरेशिया का भाग है। आप लिखिएगा पेंजिया, उसका चारों तरफ पेंथालासा था,
लॉरेशिया गोंडवाना लैंड में टूट गया, इसको वेगनर सिद्धांत कहा जाता है। आर्कटिक और अंटार्कटिका और आर्कटिक क्या चीज़ है? तो आर्कटिक क्षेत्र उत्तरी ध्रुव है और अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव है। अंटार्कटिका एक महाद्वीप भी है और आर्कटिक एक महासागर भी है अंटार्कटिका। म्यांमार के साथ भारत का कौन सा सीमा? म्यांमार के साथ लगने वाले भारत के 3 राज्यों की सीमा लगती है। तो म्यांमार जो है आप लोग जब भारत का नक्शा बनाइएगा इस टाइप से उत्तर पूर्वी भारत का, तो इस इलाका म्यांमार यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है और म्यांमार के साथ भारत का अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सीमा लगाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से सीमा बनाता है, यहाँ घिरा हुआ है। असम की सीमा नागालैंड से नहीं मिलता, मणिपुर से म्यांमार से नहीं मिलती है। नॉर्थ ईस्ट के मामले में एक आपसे यूनिक क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन राज्य है जिसकी सीमा सभी राज्यों से मिलती है? असम राज्य का सभी राज्य से सीमा आपस में मिलता है। ये क्वेश्चन 69 में रिजर्व किया गया था, निम्नलिखित में रिपीट किया गया था। कौन समुद्री जैव विविधता के देश दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, परवाल भित्ति, नमक दल और मैंग्रोव के साथ स्वतः? इसका आंसर हो जाएगा हमारा मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो तमिलनाडु के पास है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, दंडादीप उत्तराखंड में है। कहा है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार को CWG में बांटा गया है। अगला है भारत की समुद्री क्षेत्रीय सीमा तट से समुद्री मील यानी कितना किलोमीटर दूर रहता है? तो 12 समुद्री मील यानी 21.9 किलोमीटर को हम लोग क्षेत्रीय सीमा कहते हैं और 24 नॉटिकल मील को मतलब सीमा का 200 नॉटिकल मील को EEZ कहा जाता है, 200 नॉटिकल मील को। निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार सम्मिलित है? तो महानदी घाटी और दामोदर नदी घाटी उपयुक्त में से एक से अधिक दोनों जो है स्वर्ण घाटी से कोयला समृद्ध है। और तीसरी दामोदर नदी घाटी में जो रानीगंज कोयला क्षेत्र है उसमें प्रथम बार कोयला का खनन किया गया था भारत में। आगे का प्रश्न है बिहार में चीनी उद्योग के संबंध में क्या सही है? भारत में चीनी उद्योग और निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह वजन कम करने के लिए वजन ह्रास उद्योग है। महाराष्ट्र देश में चीनी में उत्पादक में सबसे अग्रणी राज्य है। इस उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा, याद रखिएगा अभी भी सही है। चीनी गन्ना वजन ह्रास करने वाला नहीं, ज़्यादा दिन रहेगा तो इसका वजन सूख जाएगा, इससे कम चीनी निकलेगा, कम रस निकलेगा, कम गन्ना का जूस निकलेगा। कहता है कि प्रश्न ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, यहाँ याद रखिएगा केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है, तटीय क्षेत्र में जो होती है उसको मैंगो शावर्स कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा जो तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है उसको हम लोग कर्नाटक और केरल तटीय क्षेत्र में उसको हम लोग मैंगो शावर्स कहते हैं। और जो ब्लॉसम शावर्स है वो होती है केरल कर्नाटक में ही, लेकिन वो कर्नाटक के अंदरूनी भाग में होती है, इसलिए उसको ब्लॉसम शावर कहता है। और नॉर्थ वेस्टर्न पश्चिम बंगाल में धूल भरी आंधी होती है, इसका जो उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश में भी इसका भी प्रकोप होता है। ये क्वेश्चन वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो वातावरण निम्नलिखित में से दीर्घ तरंगीय स्थलीय विकिरण द्वारा गर्म होता है। इस बार यूपीएससी में भी इस टाइप का भी प्रश्न पूछा गया था। हम इस तरह से हम लोगों ने 68 बीपीएससी के 150 क्वेश्चन का डिस्कशन अच्छे से वर्तमान करंट अफेयर्स के साथ एनालिसिस के साथ किया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आप लोग कैसा कीजिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आगे के तरीके इस तरह से हम कोशिश करेंगे एग्जाम होने तक आगे के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर देंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय, गुड नाइट, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।